डू यू थिंक परवेज लाई वाकई नहीं असेंबली तोड़ना चाह रहे? कानून तो बिल्कुल वाज़ेह है कि परवेज लाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी भी वक्त अपनी डिस्क्रिशन पे असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, उनके पास पावर है। नवाज शरीफ आ रहा है पाकिस्तान, अब तक की जो गिवन सिनेरियो उसमें तो नवाज शरीफ के आने का कोई चांस नहीं है। इलेक्शन का टाइम क्या नजर आता है आपको? इलेक्शन अपने टाइम पर ही होंगे। नवाज शरीफ का एक मानना है कि अगले इलेक्शन हमने हारने हैं। इमरान पंजाब और केपी में जीतेगा? पंजाब और के में भी जीतेगा और मे बी के सिंध में भी थोड़ी सी सीटें निकाले। लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है? आम आदमी की जिंदगी जो है उस मिजरेबल होती जा रही है। जो हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है उसमें पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो गया गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट का ट्रस्ट खत्म हो गया पब्लिक पर। गवर्नमेंट को पता है कि ये तो वो लोग हैं जो हमें वोट ही नहीं देंगे। हमारे जो हिसाबदार साहब हैं वो अपने आप को अकले कुल समझते हैं, वो अकाउंटेंसी के तो आदमी हैं, किसी और शोबे के हैं तो फाइनेंस का अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल पर गवर्नमेंट को रिलीफ मिल रहा है वो गवर्नमेंट तेल पर रिलीफ इसलिए नहीं दे रही इस असम्पशन पे कि हम कर लेंगे। हर शाम टेलीविजन पे तबसरे करने वाले ये बताते हैं असेंबलियां कब टूटेंगी, कब नई गवर्नमेंट बनेगी, टूटेंगी कि नहीं टूटेंगी, और अनसर्टेनिटी ऐसी है कि हर रोज ये डिबेट बढ़ती जा रही है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हुए, जमीनी हालात को सामने रखते हुए और फिर आने वाले वक्त को सामने रखते हुए इसका एनालिसिस करते हैं। ये आज हमारे साथ सुहेब मरूब साहब करने जा रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच। असेंबलियां टूटेंगी कि नहीं ये बताएं पहले। देखिए मैं आपको एक पुरानी मिसाल देता हूँ। हमीदी हबीब एक थे मजलिस शुरा के मेंबर, और मेरे पास वो आए कि आप एक खबर लगा दें क्योंकि मैंने 2 आदमियों को वफाकी काबीना में शामिल होने से रोकना है। उनमें एक थे जो हमारे फवाद चौधरी साहब हैं, इनके अंकल अल्ताफ़ हुसैन जो बाद में गवर्नर पंजाब बने, कुबे को लात पड़ गई तो गवर्नर बन गए, और दूसरे थे रमज़ान मर्चेंट। अच्छा मैंने कहा मैं इनको काबीना में आने से रोक सकता हूँ? उसने कहा कि 2 लाइनें रोक सकती हैं। हाँ। मैंने कहा वो कैसे? कहते देखें मैं चाहता हूं कि आप जंग में ये खबर छाप दें कि रमज़ान मर्चेंट और अल्ताफ़ हुसैन जो हैं ये वफाकी काबीना में शामिल हो रहे हैं। अल्ताफ़ को मिनिस्ट्री लॉ मिल रही है और उसको कोई भी वजारत मिल सकती है। अच्छा मैंने कहा आपका क्या इंटरेस्ट है? कहता मैं चाहता हूँ कि ये ना आए। अच्छा। तो मैंने कहा कि जी मेरी 2 लाइनों से ये कैसे नहीं आएंगे? कहता बात यह है कि अल्ताफ़ हुसैन जो है, पोलिटिकल फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, अल्ताफ़ हुसैन कसास दियत कमेटी के चेयरमैन थे और सारे उलमा कराम को 90% जो है वो कसास दियत कमेटी में ये रिपोर्टें पेश कर रहे थे कि औरत की दियत आधी है। ठीक है। जबकि तहरुल कादरी और अल्ताफ़ हुसैन जो थे ये प्रोग्रेसिव माइंडेड थे, ये कहते कि नहीं औरत की दियत पूरी है। इसमें उन्होंने कुरानी हवाले भी दिए हुए थे। तो अब इस पे जब मैंने कहा वो कहते हैं कि जब इस पे ये चीज़ छपेगी कि अल्ताफ़ साहब आ रहे हैं तो सारे उलमाए कराम जो है वो महाज बना लेंगे और अल्ताफ़ साहब की टांग खींच लेंगे और रुक जाएंगे। ठीक ठीक। अच्छा इसी तरीके से जो रमज़ान मर्चेंट है वो आगा खानी है। अब बज़ाहिर हमें लगता है कि जनरल ज़िया जो बड़ा प्रोग्रेसिव और तंग नज़र था, लेकिन एक्चुअली रमज़ान मर्चेंट को ले रहा था जो आगा खानी है, और उनको रुकवाने वाली फोर्सेस कुछ और थी जिनमें हमीदी हबीब शामिल थे, जिनके जहाज़ों की कंपनी थी। तो मैंने कहा वो कैसे रुकेंगे? वो कहते हैं वो आगा खानी है और आगा खान के अंदर जो ग्रुप है से ग्रुप अपना उसके वो इनमें से कोई ना कोई टांग खींचेगा तो ये रुक जाएंगे, और मे भी कि आगा खान खुद कोई नाम प्रपोज कर दें। अच्छा वो खैर मैंने तो खबर नहीं छापी, किसी और जगह पर खबर छप गई और नाम लीक आउट हो गया कि डिबेट शुरू हो गई। और आप रुक गए। बिल्कुल ठीक। तो जो चीज डिबेट में आ जाए ना उसकी एंटी फोर्सेस शुरू हो जाती हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ कि टूटनी हो तो कैसे टूटती हैं। ठीक है। जब पंजाब की असेंबली तोड़ी गई, परवेज लाई साहब अपना चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाहिशमंद थे, तो गवर्नर उस वक्त अल्ताफ़ साहब थे। इन्होंने असेंबली जब डिसॉल्व हुई तो परवेज साहब ने हाईकोर्ट से रिव्यू किया और हाईकोर्ट में असेंबली रेस्टोर हो गई। मुनीर अहमद खान हाईकोर्ट में थे। गवर्नर ने एक सवाल किया कि क्या हाईकोर्ट ने हमारी असेंबली तोड़ने की पावर पे कोई पाबंदी लगाई है? उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा फिर तोड़ दो। वही नोटिफिकेशन जारी हो गया। किस साल की बात है ये? जब परवेज लाई साहब और इनका इशू चल रहा था ना बहुत ज्यादा नवाज शरीफ के दौर में। ठीक है की बात है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। अच्छा तो अभी आपका ख्याल ये है कि ये असेंबलियां नहीं टूटेंगी? नहीं टूटेंगी। अच्छा उसकी अभी करंट हालात में आप देखें तो एक तो आपने बताया कि ये चूंकि हवा एक बन गई और लोगों ने तबसरा करना शुरू कर दिया, असेंबली टूटनी होती तो टूट जाती, लेकिन फैक्चुअली अगर आप पॉलिटिकली देखें तो मनूवरिंग क्या हो रही है पीटीआई की, नून की, परवेज लाई की? क्या वजह है? डू यू थिंक परवेज लाई वाकई नहीं असेंबली तोड़ना चाह रहे? देखिए जब होता ना कि असेंबली तोड़े या ना तोड़े, अब इसमें कानून तो बिल्कुल वाज़ेह है कि परवेज लाई साहब
किसी भी वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी भी वक्त अपनी डिस्क्रिशन पे असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, उनके पास पावर है। ठीक है। लेकिन जब ये होगा कि आईनी नुकात पे गौर हो रहा है, तो आईनी नुकात के हैं वो तो बहुत ही उलझा आईन है हमारा 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो इधर भी है उधर भी है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, कोर्ट के साथ भी, हर एक के साथ है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो मर्जी तशरीह कर लें आप। तो अब इमरान खान साहब कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह कर रहे हैं, परवेज लाई साहब उनको बता रहे हैं, तो ये बड़ी उलझी हुई और एक ऐसी गेम है जिसमें हमने एक कौम को फंसा दिया है एक ऐसे मसले में जिसका कोई हल नहीं है। अच्छा। और ये लायानी सी बात है कि हम इस पे डिस्कस करें कि असेंबली क्यों तोड़ेंगे। भाई इमरान खान ने एक ब्लंडर किया, ब्लंडर ये था कि उसको असेंबली डिसॉल्व कर देनी चाहिए थी, बजाय इसके अनाउंस करेंगे। तो अनाउंसमेंट के बाद तो फिर फोर्सेस जो जोड़ना चाहती हैं, देखिए नवाज शरीफ का एक मानना है कि अगले इलेक्शन हमने हारने हैं। अच्छा, उसका मानना है? हाँ, उसका मानना है कि अगले इलेक्शन हमने हारने हैं, और इसलिए उसने ये तय किया हुआ है कि हमने ये टेन्योर पूरा करना है। ठीक है, इसलिए कि अभी अगला टेन्योर तो मिलना कोई नहीं, इसमें जो जितना मैक्सिमम बेनिफिट है करो। ठीक है। नवाज शरीफ आ रहा है पाकिस्तान? देखें, अब तक की जो गिवन सिनेरियो उसमें तो नवाज शरीफ के आने का कोई चांस नहीं है। अब ये तो एक उबाल है, गुबार है जो हर 2-4 महीने बाद पैदा हो जाता है कि नवाज शरीफ फलां तारीख को आ रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर उसके केसेस जो देखिए लंदन में नहीं रह सके और वहां से निकल गए और इटली में, लेकिन शरीफ साहब अगर उसके केसेस खत्म हो जाते हैं तो उसमें तो कोई बात नहीं है ना। वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके एक सियासतदान जो है वो जब तक लोगों में नहीं जाता, उसके अंदर वो एक सियासत का एक जोश जज्बा है वो उस तरीके से इवॉल्व नहीं होता। मेरा ख्याल है कि वो चाहेगा अब पाकिस्तान आए और आपकी कैंपेन जो है वो उसको लीड करे। देखिए, एक हवा होता है कि ये बड़ी चीज है, जब वो हवा एक्सपोज हो जाता है तो लगता है तो कुछ भी नहीं है। तो अभी नवाज शरीफ का एक जिन कायम है, एक उनका इंप्रेशन है, पोस्टर है कि वो आए तो इमरान खान को के सारा जो कैरिज्मा उसको जीरो कर देंगे, लेकिन हमें तो नहीं पता। जो मुस्लिम लीग के नून की पोजीशन है वो ये कि वो सारे ज़िमनी इलेक्शन हारी हुई है और हर जगह पे वो काउंटर हुई है। नून की पोजीशन इस वक्त हुई जो पीस पार्टी की 77 में थी, जब वो घरों के अंदर से बाहर निकलते हुए डरती थी। बिल्कुल। अब इन्होंने कुछ जगहों पे तसादुम किया, जैसे लॉन्ग मार्च में तसादुम हुआ, गुजरात से आगे गए तो कई जगहों पे तसादुम हुआ, नारेबाजी भी हुई, कहीं बैनर भी फाड़े गए। लेकिन ये एक ऐसे क्योस की तरफ चला जाएगा जिसमें मौजूदा हुक्मरान खुद अपने आप पे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के अपनी हुकूमत को कबल खत्म कर देंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर सिचुएशन थोड़ी सी भी खराब होती चंद हफ्ते पहले, तो मुल्क में मार्शल लॉ को कोई नहीं रोक सकता। ठीक हो गया। इलेक्शन का टाइम क्या नजर आता है आपको? अभी बाज लोगों की जम्पशन है कि ये अप्रैल मई में आएगा। नून लीग अभी भी चाहती है कि अपना टेन्योर कंप्लीट करें। आपको क्या लगता है रियलिस्टिकली कि क्या टाइम है जहां पे इलेक्शंस होंगे? देखिए, जो हमारी अपना एस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो कोर्ट्स हैं, हमारी जो इलेक्शन कमीशन है, उसकी ये ख्वाहिश है कि पहले बल्दियाती इलेक्शन हों। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हुए। अभी देखें आप, सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारे पास तो फोर्सेज ही नहीं है कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस को मॉनिटर कर सकें, तो प्लीज मुलतवी कर दें। सिंध में इलेक्शन बल्दियात के इसलिए मुलतवी हो गए कि उनके पास पुलिस फोर्स नहीं है इतनी कि वो इलेक्शन को देख सकें। तो जनरल इलेक्शन को कैसे देख सकेंगे? यही बहाना जो एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट्स ने भी और हर जगह पे एक्सेप्ट हो गया, और इसी बहाने की बेस पे इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया। नहीं, अगर सिंध में अगर ये पोस्टपोन हो गए तो बलूचिस्तान में भी मोर और लेस वही सूरत है। और केपीके में अभी भी जो रिलीफ और रेस्क्यू एक्टिविटीज हैं वो चल रही हैं। डू यू थिंक अगर इलेक्शन अनाउंस होता है तो ऐसी फोर्सेस जाएंगी अदालत में कि जी हालात ठीक नहीं है, लोगों को अभी फ्लड से रिकवरी और रिलीफ जो है तो इसको पोस्टपोन करें, आगे लेके जाएं? यही तो मैं आज कह रहा हूँ कि इलेक्शन अपने टाइम पर ही होंगे। इलेक्शन का कोई आंसर ऐसा मौजूद नहीं है कि वो डिले हो। मुझे ये बताएं कि अगर अपने टाइम पे होंगे तो इमरान का क्या बनेगा? जो ये एक उन्होंने आवाज निकाल दी कि इलेक्शन पहले होंगे, रिजाइन कर देंगे, इन्हें इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, वेयर डज ही स्टैंड? देखिए, इमरान खान ने पहले तो ये अज्यूम कर लिया था, कुछ अजम्पशंस पे लोग चल रहे होते हैं, उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि अगर मैंने लॉन्ग मार्च किया तो बीच में डेट अनाउंस हो जाएगी। जैसे नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च किया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बहाल हो गए थे और जज बहाल हो गए थे। इमरान खान की अजम्पशन थी कि मेरे लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद रास्ते में कहीं कोई फ़ोन आ जाएगा और ये रेस्टोरेशन हो जाएगी। वो नहीं हो सकी, इलेक्शन की मतलब डेट आ जाएगी, नहीं आ सकी। तो ये सारे उसके जो कुछ इलेक्शन के प्रोसेस के अजम्पशंस थे, ये सारे गलत साबित हुए। जो उसकी पॉपुलैरिटी वो इंटैक्ट है, इसलिए ये इलेक्शन टाइम पे ही करवाएंगे या थोड़ा सा डिले करा देंगे, लेकिन डिले के लिए फिर एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा, फिर सड़कों पे लोग आएंगे। लेकिन इमरान पंजाब और केपी में जीतेगा, पंजाब और केपी में भी जीतेगा, और मे बी के सिंध में भी थोड़ी सी सीटें निकाले, जैसे पहले भी निकाले हुए थे। उसके पास अर्बन एरियाज का एक पढ़ा लिखा तबका मौजूद है। डू यू थिंक सिंपैथी वोट है, पॉपुलर है, ये आके डिलीवर नहीं कर सके? व्हाट मेक्स हिम दैट पॉपुलर?
देखिए, एक तो इमरान खान में ये है कि वो अपना बयानिया सेल करने में कामयाब हो गया। ठीक है। साइफर को सेल कर लिया, ये नहीं कर सके। ये लाख कोशिशें कर ले, लोग मानेंगे कि जी मुदाखलत हुई। आप सारा सोशल मीडिया देख लें, वो यही कह रहा है कि इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड, वो लग रहा है कि मेरा कोट इम्पोर्टेड है, एक्चुअली तो गवर्नमेंट इम्पोर्टेड है। तो मतलब एक बयानिया पूरे मुल्क में ये एस्टेब्लिश हो गया कि मौजूदा गवर्नमेंट जो इम्पोर्टेड है, क्योंकि इमरान खान उसको बनाने में कामयाब हो गया। ठीक है। अब पिमरा ने अगरचे उसकी तकरीरों को, उसके बयानात को, उसके पिमरा के उसके बाद जो कुछ साथियों के साथ हुआ और कोई साफी इधर उधर हो गया, दाएं बाएं हो गए, चैनलों में चेंजेस आई, अभी भी आ रही है। अब सुना है कि एक अपना हेडक्वार्टर कराची से लाहौर मुंतकिल कर रहा है एक चैनल जो है, तो जिससे मजीद उखाड़ पिछाड़ होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अल्टीमेटली जो है ना, वो एक जो जिसको मेंटल क्योस कहते हैं ना, उसको जन्म देगी। अच्छा, क्योस तो गवर्नमेंट का भी है। जो मौजूदा गवर्नमेंट्स हैं, पंजाब में अगर हम देखें तो परवेज लाई साहब हैं, सेंटर में आप देखें तो नून है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है? आम आदमी की जिंदगी जो है उस मिजरेबल होती जा रही है। डू यू थिंक वाकई मिजरेबल होती जा रही है? देखिए, मैं तो कल फट्टा पड़ा देखा तो चिकन था 410 रुपए किलो। तो 2 हफ्ते पहले था 357 रुपए किलो। तो मिजरेबल तो 50 रुपए में हो गई। जब देखें इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो नवंबर में $84 $85 पर ट्रेड हो रहा था। मुख्तलिफ मंडियों में इसकी कीमतों में $2-4 का फर्क था। अब ये $76 पे आ गया, और जहां से हम खरीद रहे हैं WTI मंडियों से या ओपेक से, वहां पे कीमत $76 पे है। तकरीबन 12 से 13 रुपए $13 पर बैरल का फर्क है क्रूड ऑयल के बैरल पर। लेकिन हमने कितना रिलीफ दिया है? तो हम रिलीफ वो नहीं ट्रांसफर कर सके, क्योंकि शायद हम ये समझ रहे हैं कि जो डॉलर की फ्लक्चुएशन होगी हम इसको उसमें बैलेंस कर लेंगे। जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल पर गवर्नमेंट को रिलीफ मिल रहा है, वो गवर्नमेंट तेल पर रिलीफ इसलिए नहीं दे रही, इस असम्पशन पे कि हम कर लेंगे। अच्छा, अब एक तो जो हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है, उसमें पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो गया गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट का ट्रस्ट खत्म हो गया पब्लिक पर। गवर्नमेंट को पता है कि ये तो वो लोग हैं जो हमें वोट ही नहीं देंगे। वोटर की इज्जत का किस चीज की, किस वोटर की इज्जत जो हमें वोट ही नहीं देगा। और गवर्नमेंट पब्लिक ये मानती है कि ये तो आए थे हमें सुनहरे बाग दिखा के कि हम डॉलर इतने पे ले आएंगे। उधर डॉलर जो अमेरिका से डॉलर साहब थे वो आ गए पाकिस्तान में, और डॉलर मजीद फ्लक्चुएट कर गया। अब मैं आपको क्राइसिस बताऊं, एक IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा इश्यूज क्या है इस वक्त पर्सनैलिटी क्लैश है। हमारे जो हिसाबदार साहब हैं वो अपने आप को अकले कुल समझते हैं, वो अकाउंटेंसी के तो आदमी हैं, वो किसी और शोबे के हैं तो फाइनेंस का अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। और इनका क्लैश पिछले दौरों से चला आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक के उस वक्त एक ऑफिसर होते तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये आदमी क्या, ये कहता मैं सारा कुछ हूँ। वो कहते थे हम पॉलिसियां बनाएंगे, ये उसको कहते थे हमारी पॉलिसी हैं और आपको तो पता किसी चीज का नहीं है। इनके टास्क दिए जाते थे उनको। तो इनका उनके साथ पर्सनैलिटी क्लैश भी है। तो जब तक ये क्लैश रहेगा उस वक्त तक हमें IMF वर्ल्ड बैंक के साथ कोई हमारी अच्छी इक्वेशन कायम नहीं हो सकेगी। बहुत शुक्रिया। हमारी अच्छी इक्वेशन वर्ल्ड बैंक के और IMF के साथ तो कायम नहीं हो सकेगी, लेकिन हमारी इक्वेशन यहाँ पे भी कोई अच्छी नहीं बन पा रही। पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल एक दूसरे के साथ मुकाबले में हैं, लेकिन जो जिसको वो इग्नोर कर रहे हैं वो अवाम में है। आम लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी अबतर होती जा रही है और कोई भी उनके बारे में नहीं सोचता। एक दूसरे के साथ अपने स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं, लेकिन महंगाई है कि बढ़ती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर है कि वर्स होता जा रहा है, और एक आम आदमी की नफरत सियासतदानों के लिए हर रोज़ बढ़ती जा रही है। थैंक यू।